लेक्चरर एजुकेशन, एसएसटी, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, हेडमास्टर, डीडीओ, एसएस और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास करिकुलम डेवलपमेंट। और करिकुलम डेवलपमेंट में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास द करिकुलम एवेल्युएशन प्रोसेस। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास हम बात करते हैं कि द करिकुलम एवेल्युएशन प्रोसेस जो है अब हम डिस्कस करेंगे। याद रखें कि इससे पहले सेशन में जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस वर्ड्स को मैं फिलहाल यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखें, अगर आपके पास आ जाए कि करिकुलम एवेल्युएशन लिखें तो करिकुलम एवेल्युएशन के बारे में डिटेल में नोट लिखें। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे कि करिकुलम एवेल्युएशन लिखेंगे, उसके इम्पोर्टेंस लिखेंगे, उसके पर्पस लिखेंगे, उसके बेनिफिट्स लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह हिंट दिया गया है कि करिकुलम एवेल्युएशन के टाइप्स दे तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि करिकुलम एवेल्युएशन प्रोसेस क्या चीज़ होती है, तब आपने फिर जो है ये स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है। चलें जी, अब हम इन स्टेप्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं, बात करते हैं कि इसको स्ट्रेटेजिक करिकुलम एवेल्युएशन प्रोसेस भी कहते हैं। याद रखें कि हमारे पास इसके दो नाम हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इन जो स्टेप्स को कहा जाता है 1 से लेके 7 तक, ये हमारे पास स्टेप्स कहलाएंगे। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो है ये हमारे पास स्टेप्स कहलाएंगे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सेक्शन, ये आपको जो है वो स्टेप्स कहलाएंगे। ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये फेसेस खिलाएगा। ठीक है। इसको हम फेसेस कहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है माइक्रो फेसेस। ठीक है। तो पहले वाले को हम कहते हैं कि भाई प्लानिंग स्टेज है, दूसरे वाले को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस स्टेज है, तीसरे वाले को कहते हैं प्रोडक्ट स्टेज है। दोबारा सुन ले, ये जो स्टेप्स है ना, ये वाले, ये 1 से लेके 7 तक ये हमारे पास स्टेप्स कहलाते हैं। ठीक है। और हमारे पास ये जो है ये फेसेस कहलाते हैं। पहला फेस प्लानिंग का होता है, दूसरा फेस हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का होता है, और तीसरा फेस हमारे पास प्रोडक्ट का होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी, अब हम इसको समझते हैं हमारे पास है क्या। पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है। प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास जो है करिकुलम एवेल्युएशन के हवाले से हम कैसे करेंगे। सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं, मैप स्टैंडर्ड्स आ जाता है। ठीक है। लर्नर आउटकम्स एंड कंपिटेंसी मैपिंग करते हैं कि जो स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स है और कंपिटेंसी है, इसके हवाले से हम देखते हैं कि क्या ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास फिर तीसरा स्टेप आता है चूज फ्रेमवर्क। यहाँ पे हम कोई मॉडल यूज़ करते हैं और उस मॉडल के तहत जो है हम करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत करिकुलम को एवेल्युएट करते हैं। तो लिहाजा हम सिप यूज़ करेंगे। और सिप क्या होता है, तो CIPP। तो ये हम जो है आगे जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, थर्ड स्टेज के बाद हमारे पास बारी आती है गैदर एविडेंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है। डेटा कलेक्शन करते हैं, क्वेश्चनर लेते हैं, क्विज लेते हैं। ठीक है। इस चीज़ से करते हैं। जब हमारे पास डेटा कवर आ गया तो फिर इसी डेटा का हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इनके रिकमेंड चेंजेस में आते हैं। ये डेटा को जब मैंने एनालाइज और इंटरप्रेट कर दिया तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि मैं अब रिकमेंड करूँगा कुछ चीज़ें। ठीक है। मिसाल के तौर पे जो करिकुलम एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, तो अब ये प्रोडक्ट स्टेज शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो लास्ट में होता है, फिर वो हमारे पास जो चेंजेस मैंने यहाँ पे रिकमेंड की है वो यहाँ पे रिकमेंड करके और को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास इसके स्टेजेस। तो चलें जी, अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले आते हैं हमारे पास मैक्रो फेसेस ऑफ एवेल्युएशन, जिसमें हम कहते हैं कि 7 स्टेजेस हैं। चलें जी डिस्कस करते हैं।
द करिकुलम एवेल्युएशन प्रोसेस इज द सिस्टमैटिक जर्नी दैट मूव्स फ्रॉम इनिशियल डिज़ाइन टू फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टमेटिक एवेल्युएशन है कि जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके फाइनल इम्प्लीमेंटेशन फेज तक जो है वो एवेल्युएशन करते हैं। टू इंश्योर रिगोरियस क्वालिटी कंट्रोल द 7 stages आर ऑर्गेनाइज इनटू 3 डिस्टिंक्ट मैक्रो फेसेस। तो लिहाजा इसी निगरानी के लिए हम क्या करते हैं कि 7 स्टेजेस, 7 दर्जे या 7 मराहिल बनाए होते हैं और 3 बड़े हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया है। अब वो 3 बड़े जो हिस्से हैं वो कौन से हैं? वो पहला है हमारे पास प्लानिंग स्टेज, और इसमें जो मराइल हैं वो पहले से लेके 3 तक होते हैं, 1 2 3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और फ्रेमवर्क की सिलेक्शन करते हैं। दूसरा हमारे पास फिर प्रोसेस स्टेज आता है, यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर 4 सिर्फ यूज़ होगा। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्शन करते हैं और फील्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं। थर्ड जो हमारे पास जो स्टेज है वो प्रोडक्ट स्टेज होगा, जिसमें हम 5 से लेके 7 तक जो है वो प्रोडक्ट स्टेज है कि जिसमें हम रिकमेंडेशन देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और जो है मॉनिटरिंग करते हैं। चलें जी, अब इन्हीं स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द प्लानिंग स्टेजेस, जिसमें हमारे पास 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास पहला जो फेस 1 है, द प्लानिंग स्टेज। इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास ये है कि डिफाइन पर्पस एंड स्कोप। आइडेंटिफाई यू आर एवेल्युएटिंग अ सिंगल सब्जेक्ट, अ ग्रेड लेवल और द इंटायर करिकुलम। तो सबसे पहले हम ये जो है जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम जांच कर रहे हैं जिस चीज़ का, वो कौन सा सब्जेक्ट है, किस ग्रेड का है, या फिर पूरा निसाब के बारे में है। ठीक है। सेट की एवेल्युएशन क्वेश्चंस, आर स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह जो है अहम सवालात बनाते हैं जांच के लिए। तो जांच के लिए हम बेसिक सवालात जो है वो बनाते हैं। वो क्या है कि क्या तालिब इल्म अगली सतह के लिए तैयार है या नहीं है, इस तरह क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है मैप स्टैंडर्ड्स। क्लैरिफाई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एंड डिज़ायर लर्नर competencies। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो बच्चों की जो ज़रूरियात है, जो रिक्वायरमेंट, जो तालीमी ज़रूरियात हैं वो क्या हैं, और बच्चे क्या इस महारत को, इस competencies को, मतलूबा महारत को जो है वो वाजिया करना। ठीक है। कि वो फिर हम बाद में फिर इन रिक्वायरमेंट को हम इनसे देखते हैं कि क्या वो बच्चे को ये चीज़ आती है या नहीं आती है। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास है फ्रेमवर्क। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि सिप मॉडल जो है हम जो है वो देखेंगे। अच्छा जी। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आता है कंटेक्स्ट। ठीक है। कंटेक्स्ट में हम क्या करते हैं, कंटेक्स्ट यानी कि C4 कंटेक्स्ट, हम देखते हैं कि हम करिकुलम को जो एवेलुएट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है। ठीक है। वो हमारे पास किस कंटेक्स्ट के हवाले से है, पहले ही हम ये डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम फिर आते हैं इनपुट, देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो क्या जो है हमारे सजेशंस होंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या प्रोसेस होगा, और फिर लास्ट में हम एंड रिजल्ट तक पहुंचते हैं। अब दोबारा मैं ज़रा आपको ये CIPP मॉडल को ज़रा बता दूं कि ये जो हमारे पास मॉडल है CIPP मॉडल, इसको क्या है। पहले जब कंटेक्स्ट है और जो इनपुट है, ये आपके पहले स्टेज में आ जाएंगे। प्रोसेस स्टेज जो है आपका फेज 2 है, और जो प्रोडक्ट है ये आपका फाइनल फेज है। ठीक है। प्रोडक्ट स्टेज है, ये है हमारे पास। आउटलाइन द मेथडोलॉजी एंड एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। जब हम ये CIPP मॉडल को फॉलो कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, मेथडोलॉजी डिज़ाइन करते हैं और एक टाइम फ्रेम देते हैं कि भाई हमने ये करिकुलम एवेल्युएशन जब कर रहे हैं तो 1 साल में करनी है, 2 साल में करनी है, कितनी है, तो उस टाइम लाइन जब हमने सेट कर ली फिर हमने उसको फॉलो करना है। ये था हमारे पास पहला स्टेज जिसको हमने डिस्कस किया, इसका नाम था द प्लानिंग स्टेज। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा स्टेज है वो है हमारे पास प्रोसेस स्टेज। और याद रखें कि प्रोसेस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही जो है वो मरहला आता है, वो है गैदर एविडेंस।
ये सारा प्रोसेस हो रहा है, तो लिहाजा इसमें हमारे पास प्रोसेस स्टेज सेकंड में जो एग्जीक्यूशन फेस है, इसमें सिर्फ यही एक स्टेप आता है। ठीक है। फिर फेज थ्री में फिर हम फाइव सिक्स और सेवन को डिस्कस करेंगे। फेज टू में सिर्फ और सिर्फ फोर को डिस्कस करेंगे। चलें जी, आते हैं। और फोर को हमने क्यों इसलिए रखा है, क्योंकि इसमें देखें अभी इन चारों पॉइंट्स में आपको ये प्रोसेस नजर आ रहा होगा, एक मरहला नजर आ रहा होगा, एक काम नजर आ रहा होगा कि जिस पे हो रहा है। अच्छा जी। एवेल्युएशन रिक्वायर्स मल्टी डायमेंशनल डेटा, की मेथड्स इंक्लूड। हम जब इक्वेशन जो किसी की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं निसाब के, तो हमारे पास जो है एक मालूमात दरकार होती है, और मुख्तलिफ जो है वो अकसाम की जो है वो मालूमात दरकार होती है। वो कौन सी होती है? सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट असेसमेंट, टेस्टिंग डेटा एंड पोर्टफोलियो रिव्यूज। तो हम स्टूडेंट के इम्तिहानी नताइज देखते हैं और उनके तालीमी रिकॉर्ड्स देखते हैं। पोर्टफोलियो किस चीज़ को कहते हैं? कि उनका पूरा कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है, अगर हम मिसाल के तौर पे क्लास वन से लेके क्लास टेन तक जो तमाम उसका रिकॉर्ड होगा, वो हम उसको पोर्टफोलियो जो है वो कहेंगे। इसके बाद जो हम करेंगे वो है टीचर इंटरव्यू, इनसाइट इनटू क्लासरूम चैलेंजेस। हम टीचर से पूछेंगे कि क्लासरूम में पेश आने वाले मुश्किलात कौन से हैं, कौन से तजुर्बात जो है वो ज़्यादा आपके लिए मुश्किल थे। ठीक है, ये हम चीज़ देखते हैं। फिर हमारे पास तीसरा जो काम होगा वो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, फॉर्मल रिव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। यहाँ पे जो हमारे पास जो करिकुलम एक्सपर्ट्स होते हैं, ये क्लासरूम में जाके बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि टीचर से कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, या फिर लेबॉर्ट्री में जाते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे प्रैक्टिकल टास्क कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है क्लास वॉक थ्रूज, स्नैपशॉट्स ऑफ द करिकुलम इन एक्शन। अमली तौर पर निसाब के इस्तेमाल के लिए जो है वो झलकियां देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक तरह से एविडेंस कलेक्शन जो होती है वो ये होती है। तो इस तरह हम इन मेथड्स के जरिए जो है हम डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे, और इस तरह हमें पूरा डेटा जो है वो मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जब हम आप सब ने रिसर्च की है, अब तमाम मास्टर के स्टूडेंट हैं, कि जब हमारे पास एक बात याद आ जाती है, जब हमारे पास एक बात याद आ जाती है कि जब हमारे पास रिसर्च आ गई, ठीक है, रिसर्च में जब डेटा कलेक्शन हो गया, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्शन के बाद फिर हम जाते हैं एनालिसिस की जानिब जाते हैं। ठीक है, चलिए जी फिर एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास एवेल्युएशन फेज पे चलते हैं, अब एनालाइज फेज पे। अब हमारे पास डेटा आ गया है। जब डेटा आ गया है तो हमारे पास अब क्या करेंगे? हम उसी डेटा की इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे। ठीक है, डेटा की हम इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे। डेटा इज मीनिंगफुल विदाउट कंटेक्स्ट, वी कंपेयर गैदर्ड एविडेंस अगेंस्ट। तो जो डेटा हमें मिल रहा है, तो अभी तो वो रॉ डेटा है, अभी हम किसी चीज़ से उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर क्या करेंगे? जो सबसे पहले है हमारे पास ओरिजिनल गोल्स, डिड वी डू दैट वी सेट आउट टू डू। ठीक है, जो क्या हमने प्लान किया था, क्या हम वही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, या जो हमने, क्या वो हासिल कर लिया जो हम करना चाहते थे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? बेंचमार्क पे आते हैं। हाउ डू वी कंपेयर नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब बेंचमार्क मिसाल के तौर पे, एक बेंचमार्क की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बेंचमार्क ये है नेशनल का, कि पांचवी के जो बच्चे हैं जो हमारे पास मैथ पढ़ते हैं, उनको मिसाल के तौर पे अलजबरा जो है आना चाहिए। ये एक बेंचमार्क है। अब इस बेंचमार्क के तहत हम देखते हैं कि क्या जो हम करिकुलम को एनालाइज कर रहे हैं, पांचवी के बच्चे को अलजबरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है गैप्स। गैप्स पे हम चलते हैं। वेयर इज द करिकुलम फेलिंग टू मीट स्टूडेंट नीड्स। वो कौन सी जगह है कि जहाँ पे करिकुलम स्टूडेंट की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, ये हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ है। बच्चे के ग्रामर स्किल्स जो है वो सही नहीं है, बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स सही नहीं हो रही, बच्चे के डिसिप्लिन सही नहीं हो रहा, बच्चे का नज्म ज़ब्त सही नहीं हो रहा, बच्चे का
बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं हुआ, तो वो चीज़ें फिर हम देखते हैं कि कौन से गैप जो है वो रह गए हैं, उसको फिर हम यहाँ पे जो है डेटा में इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 5 हो गया। और इस स्टेप में जब हम तीसरा मरहला पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 5, 6, 7 तीनों को पढ़ेंगे। तो अब ये 5 हो गया, अब हम आते हैं 6 और 7 में चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं 6 पे आते हैं। 6 में हमारे पास आते हैं रिकमेंड चेंजेस, डेवलप अ कंक्रीट एक्शन प्लान। ठीक है, हम एक ठोस जो है वो एक्शन प्लान देते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अभी हमारे पास डेटा आ गया है स्टूडेंट्स का। अब हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को कहाँ मुश्किलात पेश आ रही हैं, टीचर्स को कहाँ मुश्किलात पेश आ रही है, हमारा करिकुलम किस जगह पे वीक है, और हमारे असेसमेंट का कौन सा तरीका गलत है। तो हम यहाँ पे एक्शन प्लान जो है वो डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सजेस्ट स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट। तो बेहतरी के लिए अब हम कुछ इकदामात के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो मशवरे देंगे कि आपने ये करना है। उसमें क्या होगा, हो सकता है कि हम करिकुलम को और ज़्यादा जो है अच्छा बनाएं, जो उसके कंटेंट है, जो सबक है उसमें करें। और या फिर हम कह सकते हैं कि हम इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज जो हैं, जो तदरीसी वसाइल हैं उसके बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में जो है वो आगाही दे, टीचिंग मेथड्स के हवाले से ट्रेनिंग रखें। या फिर ऑडियो विजुअल एड्स के रिसोर्सेज स्कूलों को प्रोवाइड करें, ये हम मशवरे देंगे। और टीचिंग मेथड्स, पढ़ाने के जो तरीक़ेकार हैं टीचर के, उसके हवाले से हम रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है। अब 5th में हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन आ गई। अब उसी के बेस पे हमने क्या किया, डेटा के इंटरप्रेट करते हुए यहाँ पे हमने बताया कि किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अब जब हमने टीचर्स को ये तमाम बता दिया, अब टीचर इसको दोबारा इम्प्लीमेंट करेगा। अब 7th पॉइंट जो है वो इन्हीं रिकमेंडेशंस जो हमने ऊपर दी हैं, इनको मॉनिटर करेंगे दोबारा। चलिए जी, अभी आते हैं 7th पे, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर, अप्लाई द चेंजेस टू द करिकुलम। अब ये जो रिकमेंडेशंस जो दी गई हैं, वो यहाँ पे आपने अभी क्या करना है कि यहाँ पे अभी आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है उन रिकमेंडेशंस को। ट्रैक इम्पैक्ट इमीजिएटली टू बिगिन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये जो रिकमेंडेशंस हमने दी हैं, तो इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, उसके असरात का जायजा लेना है ताकि बेहतरी आ सके। और दोबारा आपने इम्प्रूवमेंट के तहत जाना है। इम्प्रूवमेंट के तहत क्या है कि दोबारा 1 से हम शुरू कर लेंगे। तो याद रखें, हम फिर क्या करेंगे, दोबारा 1 से शुरू कर लेंगे। ये तो थे डियर स्टूडेंट हमारे पास 7 स्टेप्स और जो इसके 3 स्टेजेस है, जिसमें हमने करिकुलम एवेल्युएशन प्रोसेस के बारे में जो है वो जाना। अच्छा जी, अब हम जरा एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कंसेप्ट पढ़ा। पहला देखें कि हम स्कोप को डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम मैप स्टैंडर्ड्स पे आते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है और किस चीज़ को हमने जो है वो मैयर करना है। इसके बाद हम एक मॉडल को फॉलो करते हैं। मॉडल हमने कौन सा यहाँ पे मॉडल फॉलो किया था, CIPP वाला मॉडल। कंटेक्स्ट को देखते हैं, इनपुट को देखते हैं, प्रोसेस और प्रोडक्ट को देखते हैं। उसके बाद हम डेटा कलेक्शन करते हैं, असेसमेंट की सूरत में, ऑब्जर्वेशन की सूरत में, इंटरव्यूज़ की सूरत में। फिर 5th में इस डेटा को एनालाइज करते हैं। देखिए दूरबीन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब जब आपने डेटा एनालाइज कर दिया, तो फिर आप इस स्टेज में आ जाते हैं कि आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। आप किसी को खाका दे सकते हैं, आप किसी को मशवरा दे सकते हैं। वो जब आपने कर दिया, तो फिर 7th स्टेज में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। किन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये जो आपने मशवरे दिए ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे। सही है, जब ये हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा 1 से शुरू करेंगे। ये हमारे पास थे जो 7 स्टेप्स थे यहाँ से लेके यहाँ तक। और हमारे पास पहला जो स्टेज है, दूसरा जो स्टेज है, वो 3rd स्टेज है। ये हमारे पास है प्लानिंग स्टेज और प्रोसेस स्टेज और हमारे पास प्रोडक्ट स्टेज। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी, इसके हम पहले लिमिटेशंस देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की जानिब चलते हैं। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन, हमारे पास है क्या। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो अब हमने स्टेप्स पढ़े, इसमें वो बता रहा है कि सब्जेक्टिविटी आ जाती है।
रिजल्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायसेस ऑफ द इंडिविजुअल कंडक्टिंग द एवेल्युएटर। अब जो करिकुलम को एवेल्युएट कर रहा है, जांच कर रहा है, उसकी जाती पसंद नापसंद जो है वो आ जाती है। और हो सकता है वो जो है जानबूझ के कहे कि ये करिकुलम काम नहीं कर रहा, ये आ सकता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि इन जो स्टेप्स पे, इन प्रोसेस पे बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी, बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। कंडक्टिंग अ रिगोरियस एवेल्युएशन डिमांड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ आवर्स एंड टाइम। तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है अखराजात आ सकते हैं, पैसा ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा स्टाफ इसमें इंक्लूड होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जो है इसमें देना पड़ेगा। आगे हमारे पास है कि इसकी एक और लिमिटेशन क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, कि कम्प्लेक्सिटी बहुत है। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू आइसोलेट द करिकुलम डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल वेरिएबल सच एज स्टूडेंट होम लाइफ। अब ये भी तो वो हमारे पास वो बता रहा है कि अगर हम करिकुलम के प्रोसेस को जांच रहे हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है, टीचर भी जो है वो बहुत कमाल का पढ़ा रहा है, करिकुलम भी बहुत कमाल का है, असेसमेंट की टेक्निक्स भी बहुत कमाल का है, लेकिन बच्चे की जो घर की जो हमारे पास जो सूरत-ए-हाल है, उसमें स्टडी हैबिट्स नहीं है, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो किसी जगह पे स्टक हो जाए तो उनके जो वालदेन हैं या भाई बहनें हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, तो ये चीज़ को तो फिर इग्नोर किया जाएगा ना, ये तो फिर इग्नोर हो जाएगा। तो बाकी जो जो इल्ज़ाम है वो तो फिर टीचिंग मेथड्स पे चला जाएगा, कंटेंट पे चला जाएगा और असेसमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस हवाले से इसमें पेचीदगियां बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है रेजिस्टेंस। फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स में फील थ्रेटन्ड बाय द एवेल्युएशन रिजल्ट एंड रेजिस्ट इंप्लीमेंटिंग द अननेसेसरी चेंजेस। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास असातिज़ा या जो अमला है, वो जांच के नतायज से खुद को गैर महफूज जो है वो तस्वर करते हैं। वो कहते हैं भाई इन तब्दीलियों की वजह से जो है हमें कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो वो तब्दीलियों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, तब्दीलियाँ डालते हैं कि भाई बाद में जो है हमारे पास जो है पढ़ाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ज़्यादा हमारे पास जो है काम का वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, मुख्तलिफ इसमें फैक्टर्स हो जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे टीचर जो है वो जो है रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।